तो हेडिंग डालो प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में आज डिस्कस करेंगे बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम। इसको बहुत ध्यान समझना, ये एक सेट थ्योरी का पार्ट है। तो हेडिंग डालो वेन डायग्राम। हाँ भाई, वेन डायग्राम करने से पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ इवेंट्स। यहां पे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इवेंट होती हैं। पहली होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसी इवेंट्स होती हैं जो एक टाइम पे एक ही होगी, डिफरेंट इवेंट एक साथ अकर नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल एक कॉइन टॉस करो, क्या क्या आ सकता है कॉइन टॉस करने पे? हेड आएगा या टेल आएगा? हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। क्या इस बात पे एग्री हो? तो अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, वेन डायग्राम में हम बना रहे हैं इसको इस तरह से, एक कॉइन टॉस करा जा रहा है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या इस बात पे एग्री हो? तो कॉइन टॉस करने पे हेड आना या टेल आना, अगर हेड आ रहा है तो टेल नहीं आएगा, टेल आ रहा है तो हेड नहीं आएगा। तो दीज आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर एक डाइस थ्रो कर रहे हो, एक ही बार थ्रो कर रहे हैं, तो बताओ क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। एक डाइस थ्रो कर रहे हो तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इनमें से एग्जैक्टली एक ही इवेंट अगर करेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो या तो तुम क्वालिफाई करोगे या नहीं क्वालिफाई करोगे, दोनों चीजें ओवरलैप नहीं कर सकती। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। ओके, तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अगर हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। मान लो 3 इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो या तो इंडिया जीतेगी या इंडिया हारेगी या इंडिया का मैच टाई होगा। और यहां पे ये सब कंसिडर नहीं करते हैं कि कैंसिल हो जाएगा मैच। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ऐसी केस को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस। और इन दोनों ही केस में अगर देखो तो इसको हम एग्जॉस्टिव भी बोलते हैं। बहुत ध्यान समझना, क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब ये होता है कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यार एक कॉइन टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं। एक डाइस थ्रो करा तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे केस हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव। तुम कोई एग्जाम दोगे तो या तो क्वालिफाई करोगे या नहीं क्वालिफाई करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मतलब उसके अलावा और कोई इवेंट अगर नहीं कर सकती, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव केसेस। तो सपोज कर लो कुछ इवेंट्स है A1, A2, A3, लिखो जरा साथ में। जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और जो भी काम होता है एट द सेम टाइम होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम मान लो कहीं घूमने गए हो किसी टूरिस्ट प्लेस पे, और लाइन से वहां एन रेस्टोरेंट, लाइन से एन होटल है या रेस्टोरेंट है, तो किसी एक में ही तुम डिनर करोगे या लंच करोगे? बात सपोज करो तुम्हें लंच करना है तो किसी एक ही में करोगे ना। किसी एक में लंच कर लिया तो दूसरे जगह लंच नहीं करोगे। और जैसा हमने बताया सारा काम एट द सेम टाइम होता है, ये नहीं कि थोड़ा यहां खा लिया फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा दूसरे जगह खा लिया। तो जो भी बात होती है एट द सेम टाइम पे बात होती। और साथ में अगर ये एग्जॉस्टिव है
तो इनका जो यूनियन आता है दैट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। क्या हो जाता है वो? सैंपल स्पेस। क्लियर है बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल हेड आना और टेल आना, उसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या? नहीं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा? 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आना एक तरह से होगा और सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड एंड टेल 1/2 1/2। 1 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस में, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। और जरा इन दोनों को ऐड करो, हेड आना और टेल आना। 1 आना, 2 आना, 3 आना, से लेके 6 आने तक की प्रोबेबिलिटी 1। तो इसको बड़ा डीपली समझना होगा, हमें महसूस करना होगा इवेंट्स में होता क्या है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं? एग्जॉस्टिव एक अलग बात हो गई। टाइप ऑफ इवेंट में मेनली क्या आ रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। टाइप ऑफ इवेंट में मेनली क्या आ रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जांपल मान लो एक डाई थ्रो करा। हाँ भाई सुनना, समझने वाली चीजें हैं यहाँ, क्योंकि यार सॉल्व करने के लिए कुछ खास लिखना नहीं होता है, हमें 90% समझना ही है। एक डाई थ्रो करा, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 2 आना, 4 आना, 6 आना, क्या ये एग्जॉस्टिव है? 2 आना, 4 आना, 6 आना, दीज आर 3 इवेंट्स। क्या ये एग्जॉस्टिव केसेस हैं? नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी तो आ रहा है, 1 3 5 इसके अलावा आ रहा है। हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं? 2 का आना, 3 4 का आना, 6 का आना, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी तो 1 3 5 आएंगे। क्लियर है बात? ओके, समझ में आ रही बात? तो फर्स्ट टाइप ऑफ इवेंट क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ध्यान से देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को वेन डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्यों भाई? सेट थ्योरी में इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी में इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में? सैंपल स्पेस। कुछ इवेंट्स हैं, ए है और बी है, सपोज कर लो, सिर्फ 2 इवेंट्स हैं ए और बी। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दिख रहा है? ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हुए? बताओ भाई। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना इज अ पर्टिकुलर केस। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ओके। हाँ भाई आगे बढ़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बात करी जा रही है, ध्यान समझना, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस्ड हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। तो ये है इंडिया जीतेगा, ये है इंडिया हारेगा। बस 2 ही इवेंट की बात करी हमने, इंडिया जीतेगा या इंडिया हारेगा। या तो इंडिया जीतेगा या इंडिया हारेगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि एक केस कौन सा बच रहा है कि इंडिया का टाई भी हो सकता है मैच। तो यहां पे देख रहे हो यार, कुछ स्पेस एम्प्टी रह गया। क्यों भाई? क्या ये स्पेस एम्प्टी है और कोई इवेंट ही नहीं? 2 ही इवेंट है। तो ए यूनियन बी सैंपल स्पेस नहीं आएगा। क्यों भाई? क्या ए यूनियन बी सैंपल स्पेस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे कुछ एम्प्टी स्पेस रह गया। तो क्या ये 2 इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं? क्या ये 2 इवेंट एग्जॉस्टिव हैं? बोलो भाई हाँ कि ना। नहीं, क्योंकि एम्प्टी स्पेस बच रहा है, नॉट एग्जॉस्टिव।
हाँ, अब अगर हम बात करें, सपोज कर लो ये सैंपल स्पेस है हमारा, दिस इज द सैंपल स्पेस कंप्लीट। एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, एक इवेंट सी है। अब बताओ इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बोलो? और साथ में क्या एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि अब कोई एम्प्टी स्पेस नहीं बच रहा है। जैसे कि इंडिया जीत रही है, इंडिया हार रही है, इंडिया का टाई हो रहा है मैच, सब यार सब सारी बातें कर ली, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई आएगा, और इन सबका यूनियन सैंपल स्पेस आएगा। तो ये इवेंट्स अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एमई लिख दिया हमने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड साथ में एग्जॉस्टिव भी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, ये आर्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। तो आज के टर्न में हम लोग बेसिकली 2 इवेंट्स पे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 इवेंट्स पे बात करेंगे। अब मेनली जो डिस्कशन है, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव क्या होता है। एग्जॉस्टिव होना ना होना यार जरूरी नहीं है कि एग्जॉस्टिव हो, वो हमें चेक करना पड़ेगा क्या जितने इवेंट्स दे रखे हैं क्या उसके अलावा कुछ हो सकता है। अगर उसके अलावा कुछ हो सकता है तो एग्जॉस्टिव नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता तो एग्जॉस्टिव है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सेकेंड टाइप ऑफ इवेंट आती है इंडिपेंडेंट। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना इज अ पर्टिकुलर केस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना इज अ पर्टिकुलर केस। इंडिपेंडेंट इवेंट नाम से ही क्लियर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट मतलब लाइक सपोज कर लो तुम और तुम्हारा फ्रेंड एग्जाम दे रहे हैं, सीयूईटी का या निमसेट का, तो यार तुम दोनों ही सेलेक्ट हो सकते हो, तुम दोनों ही नहीं सेलेक्ट हो सकते हो, तुम सेलेक्ट हो सकते हो और तुम्हारा दोस्त नहीं सेलेक्ट हो सकता है, या तुम ना सेलेक्ट हो और तुम्हारा दोस्त सेलेक्ट हो सकता है। क्या ये इंडिपेंडेंट है? या एक टेस्ट मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच हो रहा है, बताओ जरा पहला मैच इंडिया जीत गई, दूसरा बताओ क्या होगा, जीतेगी कि हारेगी? कुछ भी हो सकता है। या दूसरा भी जीत गई, बताओ तीसरा जीतेगी कि हारेगी? कुछ भी हो सकता है। तो क्या इंडिपेंडेंट वर्ड समझ रहे हो? और इंडिपेंडेंट में हमेशा ओवरलैपिंग होती है। साथ में सेलेक्ट हो भी सकते हैं, साथ में सेलेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। क्यों भाई? या एक सेलेक्ट हो जाए दूसरा सेलेक्ट ना हो। तो ऐसे केस में कुछ कॉमन एरिया आता है। इस केस में ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं होगा। और याद रखना अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो दोनों के अकर करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती। 3 इवेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, तो उनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। एन इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट हैं तो उनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, इस केस में डायग्राम देख के बताओ क्या ये एग्जॉस्टिव केसेस हैं ए और बी इवेंट? नहीं है, क्योंकि यहां पे एम्प्टी स्पेस आ रहा है। क्यों भाई? यहां पे क्या आ रहा है? एम्प्टी स्पेस। अब थर्ड टाइप ऑफ इवेंट, जरा ध्यान सुनना, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। स्टूडेंट को लगता है कि प्रोबेबिलिटी में इवेंट सिर्फ 2 ही तरह की होती हैं, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है, एक तीसरी टाइप की इवेंट होगी। ध्यान सुनो यार, अच्छे सुनना है, सब कुछ थ्योरेटिकल है। ठीक है, बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे तुम्हें, लाइक जैसे मान लो बोला गया एक डाई थ्रो करा गया, तो वहां पे हमें एक्सपेरिमेंट पता है, कॉइन टॉस करा गया, एक्सपेरिमेंट पता है, सुन रहे हो कि नहीं? या क्रिकेट मैच हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट पता है। लेकिन इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं जहां पे कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ नाम दे दिया इवेंट का ए और बी।
एक एक्सपेरिमेंट है जहां पे दो इवेंट्स हैं ए बी या ए बी सी, तो हम कुछ बता ही नहीं सकते कि यार ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, कि थर्ड टाइप ऑफ इवेंट है। बोलो भाई, अगर बोला गया है कॉइन टॉस कर रहा है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलो हाँ भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या दो लोग एग्जाम दे रहे हैं, या दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तीन लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करा गया है तो हम सोच सकते हैं एक बार कि यार ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि इंडिपेंडेंट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें जो आगे बनने वाले हैं क्वेश्चन वो ऐसे बन जाएंगे, एबीसी, तीन इवेंट्स हैं एबीसी, तो यार एबीसी देख के हम थोड़ी ना बता सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि इंडिपेंडेंट है, क्या है। तो जनरल टाइप ऑफ इवेंट थर्ड टाइप होता है, इसका हम कोई नाम नहीं देंगे। जनरल टाइप ऑफ इवेंट क्या होता है? थर्ड टाइप। मान लो बोला गया है ए और बी दो इवेंट है, कॉमन एरिया लिया जाएगा, उसमें ओवरलैपिंग दिखाई जाएगी, दैट इज ए एंड बी आर इवेंट्स। ये थर्ड टाइप ऑफ इवेंट है। तीन इवेंट्स हैं, इन जनरल ये बनाया जाएगा। हाँ इंडिपेंडेंट है तो स्पेशली कुछ रिजल्ट्स यूज करे जा सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके रिजल्ट्स हम बता चुके हैं। लेकिन अगर से बोला गया ए बी सी तीन इवेंट है या ए बी इवेंट है तो वो थर्ड टाइप ऑफ इवेंट होता है। यहां पे क्या प्रॉपर्टी लगेंगी, क्या होगा, सब अभी बात करते हैं धीरे धीरे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको? चलो आगे देखते हैं। अब आओ मेन मुद्दे पे। हमसे बोला गया, क्या बोला गया, ध्यान सुनना। हमसे बोला गया दो इवेंट्स हैं ए और बी। हमसे क्या सिर्फ इतनी बात करी गई कि दो इवेंट्स हैं ए और बी, सिर्फ इतना बोला गया तुम ओवरलैपिंग बनाओगे। क्या बनाओगे? ओवरलैपिंग। ओके, बनाओ साथ में। अब पूछा जा रहा है, इसको हम बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। अब लैंग्वेज समझना, सारा खेल लैंग्वेज का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन को हम एटलीस्ट बोलते हैं। एटलीस्ट एक अकर करे, कम से कम एक अकर करे। या यूनियन को हम इंग्लिश वाला और बोलते हैं। वैसे ये रेयर है लेकिन हो सकता है बना दे, तो डरना नहीं है। अभी तक तो नहीं बनाया गया, लेकिन यूनियन को प्लस करके भी बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं? प्लस कर दो। तो पहले तो ये समझना है यूनियन मतलब और, यूनियन मतलब और समझना, बात को रटना नहीं है, समझना है चीजों को। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में 90% चीजों को समझना है, 10% कैलकुलेशन है। दो लाइन में आंसर आ जाएगा अगर चीजें समझ रखी हमने तो, वरना फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बात को समझो, एटलीस्ट एक अकर करे, एटलीस्ट एक अकर करे। हाँ भाई बोले, जरा देखो ये हो क्या रहा है। ये ए इवेंट है, क्या गौर से देख रहे हो सब लोग? ए इवेंट। हाँ भाई बोलो। एंड दिस इज अवर बी इवेंट, ये हमारी बी इवेंट है। ओके इसको ऐसे समझ लो, ए कोई इवेंट है, बी कोई इवेंट है। बहुत ध्यान समझना, ग्रीन वाली लाइन देखो तो यहां पे ओनली ए अकर कर रहा है। बताओ। हाँ भाई बोलो, ये जो ग्रीन लाइन बनाई हमने, क्या यहां पे ओनली ए अकर कर रहा है, या तो अकेला ए अकर करे? बोलो। या अकेला बी अकर करे? या फिर ए और बी दोनों अकर करें? एटलीस्ट का मतलब तो यही होता है ना। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो, एटलीस्ट एक का सिलेक्शन हो, मतलब या तो एक सेलेक्ट हो या दोनों सेलेक्ट हो जाए। क्या ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? और यूनियन में हमेशा
हर एक एलिमेंट एक बार लिया जाता है। सपोज कर लो एक सेट दे रखा है 1 2 3, बी एक सेट है 2 3, तो ए यूनियन बी, क्या 1 2 3 आता है? इस बात को समझ रहे हो ना? 2 3 दो बार तो नहीं आता है, 2 3 दो बार तो नहीं आएगा। क्लियर है? अब फिर से देखना, इसको ऐसे समझना, और ये समझ इस तरह से अगर समझते हो तो कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत तुम डिराइव कर सकते हो। यार एक पेपर शीट लो और उसमें एक सर्किल काट सकते हो, बोलो भाई, एक सर्किल काट लोगे और उस पर ए लिख दो, लिख सकते हो। एक दूसरा सर्कल काटो, उस पर बी लिख दो, क्या उसको एक के ऊपर एक रख सकते हो? तो ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन मतलब एंड मतलब बोथ, एंड मतलब दोनों एक साथ अगर करें तो इमेजिन करो कोई मैथ्स नहीं है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रखोगे तो ये वाली लेयर दो बार आएगी। हाँ भाई बोलो, क्या ये लेयर दो बार आ रही है? एक के ऊपर एक रख रहे हो, दो बार कागज ओवरलैप करेगा। तो क्या करते हैं यहां पे, पूरा ए ऐड करा, पूरा बी ऐड करा, तो क्या ये लेयर दो बार आ गई? और यूनियन में हर एक चीज एक बार होती है, तो एक बार हमने सबट्रैक्ट कर दिया। हाँ भाई बोलो, यूनियन में हर चीज एक बार होती है, तो जो लेयर दो बार आई उसको एक बार सबट्रैक्ट कर दिया। क्या इस बात पे एग्री हो? सो नाउ इंटरसेक्शन को समझ रहे हो? समझना यार, सिर्फ अपना भी दिमाग लगाओ। इंटरसेक्शन मतलब दोनों इवेंट एक साथ अकर करें, एक साथ अकर करें, मतलब ए भी अकर करे एंड बी भी अकर करे। अच्छा, कई बार एंड नहीं बोला जाता है, जैसे हम बोले यार दो स्टूडेंट हैं, इन लोगों से बोले यार तुम लोग मेरे साथ चलो, क्या बोले? तुम लोग मेरे साथ चलो, तो कोई जरूरी नहीं कि हम बीच में एंड लगाएं कि तुम भी मेरे साथ चलो एंड तुम भी मेरे साथ चलो, या हम ये यार बोथ लगा दिया ना कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, तो क्या एंड अंडरस्टूड है? हाँ भाई एंड अंडरस्टूड है। तो एंड कई बार ऐसा होगा नहीं लिखा होगा, बोथ कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा, मतलब ये यार ये मैथमेटिक्स नहीं है, जैसे हम बोलते हैं चीजों को समझते हैं वो चीज यहां पे करनी। जैसे हमने बोला यार तुम दोनों मेरे साथ चलो, तो ये दोनों मेरे साथ चल देंगे ना, ये तो नहीं बोलेंगे यार तुमने बीच में एंड क्यों नहीं लगाया, हम तो नहीं समझ पाए। क्लियर है? तो वही अंडरस्टैंडिंग हमें यहां भी बनानी है। एग्री हो सारे लोग? अब देखो ये थर्ड टाइप है, कुछ नहीं दे रखा है, ए और बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, इट मींस थर्ड टाइप है। हो गया। अब मान लो हमें पता चल गया कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है? एमी मतलब, तो ये बताओ जरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यार, ध्यान से फोकस करो इधर। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, बोलो एग्री? और साथ में पता चला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अब समझ रहे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ? इनके अलावा कुछ अकर नहीं कर रहा है। अगर इनके अलावा कुछ अकर नहीं कर रहा है तो इनका सम 1 भी आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इनका सम क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आने और टेल आने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा? 1। ये सब पर्टिकुलर केस है। जनरल क्या है? जनरल ये ऊपर लिखा है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन मतलब क्या होता है? एटलीस्ट, एटलीस्ट बोल दे या और बोल दे, या कुछ ऐसी लैंग्वेज हो सकती है डेली लाइफ में हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो जनरल लैंग्वेज में भी बड़ा टेक्निकल चीज ढूंढते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब मान लो अगर ये इंडिपेंडेंट है,
हमें पता चल गया या बोल दिया गया दीज आर इंडिपेंडेंट, तो बताओ इंडिपेंडेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, बोलो। पी ए इंटू पी बी आता है, बताओ। इसका मतलब अब ये जो रिजल्ट निकला ए यूनियन बी का, ये जो ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या लिख दें, बताओ। पी ए इंटू पी बी। एग्रीड एवरीवन? ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। और थर्ड टाइप, जब हमें पता ही नहीं मतलब इवेंट्स के बारे में, तो फिर तुम अपने इसी फॉर्मूले पे स्टिक रहोगे, तुम्हें इसी को आगे बढ़ाना है। ओके, तो ये बात हो गई। और इन जनरल यार, इन जनरल ये थर्ड टाइप ऑफ इवेंट ही ज्यादा आती, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना थोड़ा कम होता है जब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम वाले। तो उस केस में हमें इवेंट्स के बारे में कुछ खास पता नहीं होता, तो वो कैसी इवेंट हो जाती है, थर्ड टाइप। और यहां बहुत मेजर कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, सब मिक्स मैच कर लेते हैं लोग, तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना कि देयर इज ऑल्सो अ थर्ड टाइप ऑफ इवेंट। क्लियर है? अब देखो, एक होता है डेमोगन्स लॉ, बड़े काम का लॉ है, इसको नोट करो। ए यूनियन बी का बार, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यार, प्रोबेबिलिटी में इसको लैंग्वेज में बोला जाएगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि ए यूनियन बी का बार निकालो। समझना बात को ध्यान से। ए यूनियन बी है क्या, ए यूनियन बी ये है, दिस इज ए यूनियन बी। बोलो, जैसे मान लो एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं ए और बी, और उसका अच्छा मूड है, तो उसने क्या बोला कि यार कम से कम भगवान करे तुम दोनों में से एक का सिलेक्शन हो जाए। क्यों भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम यार भगवान करे कि तुम दोनों में से कोई एक तो सेलेक्ट हो जाए, कम से कम। क्यों भाई, और उनका मूड बड़ा खतरनाक है, तो क्या बोलेंगी, तुम दोनों का ही सर्वनाश हो जाए। क्यों भाई, कोई सेलेक्ट ना हो। समझो इस बात को, लैंग्वेज समझनी होगी। इसका मतलब क्या, समझ पा रहे हो? इसका मतलब उन्होंने क्या दे दिया, श्राप दे दिया। भगवान करे, समझ गए ना, ए यूनियन बी का बार, किसी का भी सिलेक्शन ना हो, किसी एक का भी ना हो। क्या ये बात क्लियर है? लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, और लैंग्वेज से हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो डेमोगन्स लॉ क्या कहता है, यही चीज प्रोबेबिलिटी में लग जाएगी, ध्यान से सुनना, कैसे याद रखना है। ए यूनियन बी का पूरे का बार है, तुम दोनों का इंडिविजुअल बार बना लो, दोनों का इंडिविजुअल बार बना लो, और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बना लो, और अपने आप से सोचो, सिर्फ मेरी बात मत मानो, सोचो ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है ना तो ए का सिलेक्शन हो, नाइदर ए नॉर बी। और बड़ी मामूली बात है, बड़ी छोटी बात है, सोचोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। एक होता है इंग्लिश वाला और, इंग्लिश वाला और सब लोग जानते हो ना, या तो तुम सेलेक्ट हो जाओ या तुम्हारा दोस्त सेलेक्ट हो जाए। क्यों भाई, लेकिन जो नॉर है, नॉर इज द, नॉर और का अपोजिट ही समझो। नॉर मतलब एक तरह का एंड है, नाइदर नॉर एक तरह का एंड है, ना तो ए सेलेक्ट हो ना ही बी सेलेक्ट हो। क्या ये बात समझ रहे हो? नाइदर नॉर और नहीं है, नाइदर नॉर और नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है यार, ना तो ए सेलेक्ट हो ना बी सेलेक्ट हो, तो इस चीज को हम डेमागोन्स लॉ से ऐसे लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से बात सेम ही है, ना तो ए सेलेक्ट हो ना बी सेलेक्ट हो। जरा देखना ध्यान से। अच्छा, इस तरह से डायग्राम बना करोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं रटना होगा, तुरंत कुछ भी आता है तुरंत बना के सॉल्व कर सकते हो। ए और बी,
ए बार, व्हाट इज ए बार? व्हाट इज बी बार? बी को छोड़ के सब कुछ। ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब जरा बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बोलो। 2 3। सबको क्लियर है? क्यों भाई? ध्यान से देखो, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए बार को देख पा रहे हो? व्हाट इज ए बार? ए बार मतलब ये जो रेड लाइन है। क्यों भाई? बी बार कौन सा है? जहां व्हाइट लाइन है। जरा अच्छा ओनली बी पे देखो, ओनली बी। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी में तो कोई लाइन नहीं है। क्यों भाई? क्या ए इंटरसेक्शन बी देख रहा है? कोई लाइन नहीं है। ओनली ए पे, ओनली ए, एक लाइन आ रही है व्हाइट वाली। ओनली बी पे देखो जरा, एक लाइन आ रही है रेड वाली। जितनी डबल लाइंस आ रही है सब क्या एम्प्टी स्पेस पे आ रही हैं? बोलो। जितनी डबल लाइंस आ रही हैं क्या वो एम्प्टी स्पेस पे आ रही हैं? जवाब दो। इन बातों को महसूस करना होगा। अरे क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्या मतलब हुआ इसका? बहुत इजीली आंसर आएगा तब। इस बात पे एग्री हो? अब तुमने वेन डायग्राम से क्या ऑब्जर्व करा? चला रहे हो ना अपना दिमाग। वेन डायग्राम से क्या ऑब्जर्व करा तुमने? वेन डायग्राम से देखा तुमने कि यार ये जो है ये सारा एम्प्टी स्पेस आ रहा है। बताओ क्या ये सारा एम्प्टी स्पेस आ रहा है? बोलो। कोई सेलेक्ट ना हो। क्या इसको हम ऐसे लिख लें? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 ये सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, इससे ए यूनियन बी घटा दो तो क्या एम्प्टी स्पेस बचेगा? बोलो। दैट्स इट। हाँ भाई, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सिंपल सा। तो दैट इज डे मॉर्गन्स लॉ। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ यार? तुम दोनों ही सेलेक्ट हो जाओ। क्यों? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? अब समझना है, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है ये, मैथमेटिक्स तो है ही नहीं। इसको बोल के बताओ जरा। दो भाई हैं मान लो, ए और बी। ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों सेलेक्ट हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? बोलो। दोनों सेलेक्ट हो जाएं। सोच समझ के बताना। ए इंटरसेक्शन बी बार का क्या मतलब हुआ इस बारे में तुम्हें बताना है। ए इंटरसेक्शन बी बार यार, ए इंटरसेक्शन बी इज this is A, this is B. This is A intersection B. यार दो भाई थे, बड़े ही ब्रिलियंट थे। उनके एक रिश्तेदार ने क्या सोचा, यार कुछ तो अच्छा हो जाएगा इनके साथ, उनको पता है, लेकिन ये डिजास्टर हो जाएगा उनके लिए कि दोनों भाई सेलेक्ट हो गए। दोनों भाई एक साथ सेलेक्ट ना हो। क्या ये बात समझ रहे हो? दोनों भाई एक साथ सेलेक्ट ना हो, अकेला हो जाए चलेगा। यार बार का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, बार मतलब तो यही होता है ना, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ बोलो। क्या इस बात पे एग्री हो? मतलब अकेला ए सेलेक्ट हो जाए चलेगा, अकेला बी सेलेक्ट हो जाए चलेगा, लेकिन कहीं दोनों सेलेक्ट हो गए तो यार फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसको अगर हम लिखना चाहें, सोचना, क्या हम ये लिख दें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हटा दो, बाकी सारा अलाउड है, कोई सेलेक्ट ना हो चल जाएगा, एक सेलेक्ट हो चल जाएगा, दोनों सेलेक्ट ना हो, 1 इज द
प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटायर यूनिवर्सल स्पेस, और अकॉर्डिंग टू डेमोगन्स लॉ, जरा बड़ा सिंपल सा है डेमोगन्स लॉ, क्या करते हैं हम, इंडिविजुअल पे बार बना लो, क्या बना लो, इंडिविजुअल पे बार बना लो, और इंटरसेक्शन को क्या बना लो, यूनियन, इंटरसेक्शन का उल्टा कर दो, यूनियन बना दो। अब इस बात को भी समझ लेते हैं हम लोग वेन डायग्राम से, और ये बड़ा देसी तरीका है, कभी कभी नहीं भूलोगे, आज से 5-6 साल बाद भी तुम्हें ये तरीका तो याद रहेगा अगर फोकस्ड होके सुन रहे हो तो। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, लैंग्वेज ये बोल के दिखाओ, ए बार यूनियन मतलब एटलीस्ट या और, बोलो, या तो ए सेलेक्ट ना हो या बी सेलेक्ट ना हो, यही तो बोलोगे, या यूनियन मतलब होता है एटलीस्ट, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक सेलेक्ट ना हो, एटलीस्ट एक सेलेक्ट ना हो मतलब या तो एक सेलेक्ट ना हो या दोनों सेलेक्ट ना हो। बोलो भाई, ये लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? ए बार बी बार मतलब ए बी मतलब ए का सेलेक्ट होना बी का सेलेक्ट होना, ए बार बी बार मतलब ए का सेलेक्ट ना होना बी का सेलेक्ट ना होना। तो ए बार यूनियन बी बार का मतलब क्या हुआ, अगर यूनियन लगा है इट मींस एटलीस्ट एक सेलेक्ट ना हो, एटलीस्ट एक सेलेक्ट ना हो। अब देखना ए बार, व्हाट इज ए बार? ए बार इज दिस, जरा देखना ग्रीन लाइन फोकस करो, ए बार इज दिस, ओके। What is B bar? B bar is this. यूनियन, सुनना, यूनियन पता है ना, दोनों सेट में कोई भी एक कॉमन एलिमेंट आ जाए यूनियन में आ जाता है। तो अगर हम लाइंस की बात करें, लाइंस की बात करो, जरा देखो, जिस स्पेस में यार दो लाइन आ रही है वो भी आएगा, जिस स्पेस में एक लाइन आ रही है यूनियन में वो भी आएगा। तो कहां पे एक भी लाइन नहीं आ रही है? अच्छा, इसी को तो मैथमेटिकली और फॉर्मूले समझोगे तो फिर कुछ देर के लिए ये सब फॉर्मूले याद होते हैं, फिर भूल जाओगे। तो मेरे ख्याल से अब क्या एग्री हो, अगर तुम्हें 2 साल बाद भी क्वेश्चन आए तो क्या इस तरह से ड्रॉ करके तुम खुद को समझा सकते हो कि क्या हो रहा है। और मेनली इस बात को समझना होगा कि यार इसको बोलते क्या है। यूनियन मतलब एटलीस्ट या और इंटरसेक्शन मतलब एंड, और नाइदर नॉर भी एक तरह का एंड है। बात को शायद समझ रहे हो, नाइदर नॉर और नहीं है, क्योंकि मिलता जुलता नॉर और मिलता जुलता है तो गड़बड़ कर देते हैं। ना तो तुम सेलेक्ट हो ना ही तुम्हारा दोस्त सेलेक्ट हो, इट मींस ये एंड है, दोनों ही ना सेलेक्ट हो, ये और नहीं है, ओके। अब यार कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, तुम्हें फॉर्मूले वॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इसको बोल के बता सकते हो ये क्या लिखा क्या है। पहले तो सेलेक्ट होने के टर्म में बताओ, ए सेलेक्ट ना हो या फिर बी सेलेक्ट हो, यही तो है। मतलब अल्टीमेटली ए सेलेक्ट ना हो या फिर बी सेलेक्ट हो, मतलब ये कैजुअल हो गया यार, कैजुअल अप्रोच नहीं है। बोलो, रियलाइज करो, फील करो इस बात को। ए सेलेक्ट ना हो या फिर बी सेलेक्ट हो जाए, इसका मतलब बी से भी हमें कोई खास रिश्ता नहीं है, उससे भी हमें हमारा। कैसे? ए बार देखो, बड़ा अच्छा तरीका है। ए बार अब तो बना लोगे ना, ए बार बोलो, दिस इज ए बार, रेड लाइन। और यूनियन में कोई भी लाइन, अगर दो चीजों का यूनियन ले रहे हो तो कोई भी लाइन एक बार भी कहीं आ गई किसी स्पेस में, वो यूनियन में का हिस्सा बन जाता है। व्हाट इज बी? बी इज दिस, बोलो। तो मेरे ख्याल से यार यहां पे कहां पे कोई भी लाइन नहीं है, ओनली ए पे, ओनली ए पे कोई भी लाइन नहीं। इसका मतलब समझो, बड़ा अच्छा मतलब है यार। इस डायग्राम समझो, इस डायग्राम से ये मतलब निकला इसका, हाँ भाई, इस डायग्राम से क्या मतलब निकला समझ रहे हो? मतलब ये जो बोला है वो बी की मम्मी ने बोला है। क्या बोला है बी की मम्मी ने?
मतलब अकेला ए सेलेक्ट ना हो जाए। क्यों भाई, देख रहे हो ना, मतलब क्लियर है यार। इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उल्टे सीधे कुछ भी आंसर लिख के आते हैं, और इस तरह से शायद इंटरप्रिटेशन बहुत आसान हो जाता है। बोलो, यहां पे कहां कोई भी लाइन नहीं आ रही, ओनली बी पे, ओनली बी पे कोई लाइन नहीं आ रही, ओनली ए पे, सॉरी। अब इसको हमें प्रॉपर वे में लिखना है, मैथमेटिकली, आराम से सोच के करते हैं, मैथमेटिकली लिखना है। अच्छा, सब कुछ है, देखो रेड लाइन हर जगह आ रही है ना, पूरा 1 कर ले, 1 से कितना घटा दें, पीए घटा दें, बहुत आराम से सोचना, इन्वॉल्व होने की जरूरत है। 1 से हम क्या घटा रहे हैं, पूरा पीए घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं बोलो, पूरा पीए तो नहीं घटाना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो आ रहा है यहां पे, बोलो। लेकिन फिर भी मैथमेटिकल फॉर्म लाने के लिए हम क्या घटा रहे हैं, पीए। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी तो आ सकता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दो। पीए घटाया, पूरा ये निकाल के बाहर फेंक दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी भी बाहर चला गया, तो ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दिया, मतलब ए और बी साथ में सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अकेला ए सेलेक्ट नहीं हो सकता है। अब देखो एक आर्टिकल है छोटा सा, उसको डिटेल में भी 2-3 क्लास बाद समझेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ एक हिंट दे रहे हैं हम। अब इस बात को समझना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे समझेंगे। फॉर एग्जांपल यार, तुम लोग अपना एग्जांपल ले लो, जैसे कोई बच्चा अगर यहां पे इस समय बैठा है, सुन रहा है मेरी बात, वो ग्रेजुएशन कर चुका है, तो उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, उसको कोई एग्जाम नहीं देना है ग्रेजुएशन का, तो उसके यार सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे निमसेट में सिलेक्शन होने की क्या प्रोबेबिलिटी, बीच में कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन मान लो कोई थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में उसको ग्रेजुएशन में भी 60% बनाने, तो निमसेट में सेलेक्ट होना है, और जरूरी है, इसको बोलते हैं गिवन दैट, इसको क्या बोलते हैं, गिवन दैट, कि तुम्हारे 60% ग्रेजुएशन में आने चाहिए। अंडर दिस कंसिडरेशन अगर तुम्हारा निमसेट में सिलेक्शन होगा तभी तो फ्रूटफुल है, बोलो। या मान लो कोई एक वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है, फैमिली बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, साथ में वो जॉब भी कर रहा है, अर्न भी करना है उसको पैसे अपने फैमिली के लिए, और साथ में निमसेट में है या सीयूईटी में सेलेक्ट भी होना है, तो देयर इज वन मोर कंडीशन जिसके अंडर में वो सेलेक्ट हो या कोई भी इवेंट अगर करे। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे कोई एक स्टूडेंट है, मान लो उसको ना तो ग्रेजुएशन का एग्जाम देना है, ना ही जॉब करनी है, सिर्फ उसका एम क्या है, निमसेट में सेलेक्ट होना। क्लियर है बात? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है? हाँ भाई, कंडीशन, एक और कंडीशन लगा दी कि अंडर दिस कंसिडरेशन अब तुम्हें ये काम करना है। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? अंडर दिस कंसिडरेशन हमें ये काम करना है। yes. अब इसकी भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये ए गिवन दैट बी होता है, लिखते चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर occurrence of event B। जैसे मैथ्स का एग्जाम होता है तो ग्रामर का बहुत खास ध्यान नहीं रखा जाता है, तो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में होता है, इस बात को सुन लेना अच्छे से।
गिवन दैट बी, probability of occurrence of A when B is already occurred. B ऑलरेडी अकर कर चुका है, मतलब B के अकर करने के केस में A के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं लोग काफी। अगर ये क्लियरली ये लिखा हुआ है तब तो क्लियर है, लेकिन इस बात में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर इवेंट्स के नेमिंग दे रखें, मतलब कुछ के काम दे रखें, तो क्या होता है, नीचे वाली इवेंट कई बार पास्ट टेंस में होती है, बी अकर कर चुका है तब ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी। डिफरेंट बुक्स की बात कर रहे हैं और डिफरेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बी पास्ट टेंस है और ए प्रेजेंट टेंस है, ए फ्यूचर टेंस है, या दोनों ही प्रेजेंट टेंस में होते हैं कि यार बी अकर कर रहा है, अब ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसको और इसमें बहुत मेजर कंफ्यूजन होता है, इस बात को भी दिमाग में रखना। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन आसान होता है। यहां पे ए और बी दोनों प्रेजेंट में है, ए और बी दोनों सेलेक्ट हो, इस समय ए और बी दोनों सेलेक्ट हो, या फ्यूचर में है, यार दोनों का सिलेक्शन हो जाए, क्लियर है। और पास्ट अगर सोचो तो यार पास्ट इवेंट सोचना, मैथ्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कहीं दूर दूर तक आज कोई मैथ्स की बात नहीं हो रही है। पास्ट इवेंट्स जो हैं वो तो यार सर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। जो इवेंट पास्ट हो चुकी हैं, क्यों भाई, जो पास्ट में बीत चुका है, बोलो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है ना यार, कोई भी बता देगा, बोलो। हाँ भाई, क्या हम सही बोल रहे हैं? अगर कोई इवेंट, कोई ऐसे इवेंट बताओ लेटेस्ट, कोई लेटेस्ट इवेंट बताओ, कोई भी लेटेस्ट इवेंट यार। पता नहीं, मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम और कोई सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करने वाला क्रिकेट ही है। अच्छा, पहले के ज़माने में तो फिर भी यार, मतलब 6 महीने में एक मैच होते थे, तीन महीने में एक मैच, अब तो रोज ही मैच चल रहे हैं, IPL हो गया, मतलब इसे समझ रहे हो कि लोग कितना खाली हैं। ठीक है, तुम्हारे ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं, परेशान हो। हाँ भाई, कोई ऐसी इवेंट, हाँ डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप क्या पूछ रहे हैं यार, अब तो बन ही गए ना। जैसे कि कोई कांड हो जाता है, कांड समझते हो ना, कोई कांड हो गया तो लोग बड़े होशियार बन जाते हैं, यार हम तो बोलते ही थे, हमने पहले कहा था ये मत करो, हमने पहले कहा था इस टाइम पे ना निकलना, सारे लोग होशियार बन जाते हैं। क्यों? हम तो बोलते ही थे ना, क्यों भाई उत्कर्ष, हमने पहले ही कहा था, सुनता ही नहीं कोई मेरी बात। तो इट मीन्स पास्ट टेंस में जो इवेंट अकर कर चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है ना। समझ रहे हो यार, मैथ्स की बात ही नहीं हो रही, कहीं दूर दूर तक कोई मैथ्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब फिर से समझो, पी ए गिवन दैट बी, मतलब अंडर द अकरेंस ऑफ बी ए अकर करे, अंडर द अकरेंस ऑफ बी ए अकर करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब बी अकर कर चुका है, बी अकर कर चुका है तो बी इज अ सर्टेन इवेंट। नाउ कंप्लीट बी इज अवर सैंपल स्पेस, कंप्लीट बी इज अवर सैंपल स्पेस। क्योंकि यार निमसेट क्वालिफाई करने पे कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हारे लेस देन 60% नंबर है। क्यों भाई? तो फायदा तभी है ना जब ग्रेटर देन 60% हो, तभी तो यार फ्रूटफुल कुछ निकलेगा। एंड नाउ 60% मार्क्स भी आए और साथ में तुम्हारा निमसेट में सिलेक्शन भी हुआ हो, सो ए इंटरसेक्शन बी इज अवर फेवरेबल केस। सो फाइनली अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि पी ए गिवन दैट बी होता क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, या पी बी गिवन दैट ए क्या होता है, ध्यान सुनो, नीचे जो लिखा है, नीचे जो लिखा है पी ए नीचे आएगा, पी ए क्या आएगा? नीचे आएगा।
तो दैट इज अवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको डिटेल में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पूरा एक लेक्चर इसी पे रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। नाउ टू इंडिपेंडेंट इवेंट, सबसे मेन पॉइंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या इंडिपेंडेंट इवेंट याद आया, क्या मेन चीज होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो इसको अंडरलाइन करा हमने, इंडिपेंडेंट इवेंट है ए और बी। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। अच्छा पी ए दे रखा है, अभी शीट में लेगी, फिर से करना है तुम लोगों को। पी ए बार हो जाएगा 1 माइनस 0.3 विच इज 0.7। पी बी बार 0.4 लिख दे, ठीक है। डिटरमाइन, अब देखो सब पता है हम लोगों को, ए एंड मतलब क्या होता है, और बताओ स्पेशली दे रखा है इंडिपेंडेंट, तो क्या इनको मल्टीप्लाई कर दे, चलेगा। 0.3 0.6, अब देखो ए एंड नॉट बी। अच्छा ए और बी का सेलेक्ट होना इंडिपेंडेंट है, तो ए का सेलेक्ट होना और बी का ना सेलेक्ट होना भी इंडिपेंडेंट होगा। दोनों का सेलेक्ट होना इंडिपेंडेंट है, तो ना सेलेक्ट होना या एक का होना दूसरे का ना होना इंडिपेंडेंट होगा। तो भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या इतना याद रहेगा, पी ए कितना है जरा बताओ, 0.3। पी बी बार कितना आ रहा है, ए नॉट, मतलब ए सेलेक्ट ना हो एंड बी सेलेक्ट हो, तो यार ये भी तो इंडिपेंडेंट होगा। साथ में सोचते भी रहना यार, ये ना हो कि सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंडेंट हो। पी ए बार कितना आ रहा है बताओ, 0.7। पी बी कितना आ रहा है, 0.6। नहीं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम पहले लैंग्वेज में सोचो। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या ये हुआ, अब बताओ, नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या ये हुआ, या ये हुआ। अभी चिल्ला चिल्ला के बताया था, नॉर मतलब एंड, ना तो ए सेलेक्ट हो ना बी सेलेक्ट हो। क्यों भाई, ये क्या हुआ, या तो ए सेलेक्ट ना हो या बी सेलेक्ट ना हो। इसको भी एक बार देख लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार, अगर फोकस करते हो तो काफी इंटरेस्ट आएगा और 100% इसके क्वेश्चन करके आओगे। ए बार, ए बार बी बार, बी बार, जरा देखो। और यूनियन में कोई भी लाइन अगर एक बार आ रही तो आ जाएगी, तो कहां पे लाइन नहीं आ रही है, ओके। और याद करो उल्टा, डिमॉर्गन्स लॉ का उल्टा, डिमॉर्गन्स लॉ का उल्टा, अगर इंडिविजुअल बार बना है तो तुम पूरे पे बार बना दो, और यूनियन को क्या कर दो। याद आ रहा है कुछ, रिजल्ट्स क्लियर है, हाँ भाई। तो दिस इज आई थिंक ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब तो कंफर्म होना, पी ए बार इज 0.7 इंटू 0.4 ए और बी क्या लिखे हैं जरा बताओ, ए और बी,
और याद रखना इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी को क्या पी ए इंटू पी बी लिख दें, बोलो। पी ए इज 0.3, पी बी इज 0.6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। आई थिंक कर सकते हो, क्लियर है? तो आइडिया समझ में आ रहा है क्या पूछा जा सकता है। अब हम इन चीजों को बेटर इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। अब देखो, अब यहां पे एक्सपेरिमेंट बता दिया गया, एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर दिया गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए और बी से बोला था, यहां पे क्या हो रहा है, बहुत आराम से करेंगे, बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। एक कार्ड निकाला गया, इमेजिन करो, एक्सपेरिमेंट सोचो, एक कार्ड निकाल लिया, सोचो बताओ अच्छा क्या आया तुम्हारा, कुछ भी बोल सकते हो। एक कार्ड निकाला, क्या आया? हुकुम का इक्का, और कुछ? किंग, क्वीन, जैक, कुछ भी आ सकता है। हुकुम का बादशाह, समझ रहे हो ना? कोई भी एक कार्ड निकाल सकते हो ना, सोच रहे हो, कोई भी अपना मनपसंद एक कार्ड निकाल लो। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग और अ रेड कार्ड। अच्छा, और जब भी आए, ये बड़ा जनरल कंसेप्ट है, और जब भी आए हमेशा यूनियन का कंसेप्ट यूज करो, किंग और रेड। अच्छा, रेड कार्ड कौन से होते हैं? रेड होता है हार्ट, डायमंड, और इन दोनों के 13 कार्ड होते हैं, बोलो भाई। ब्लैक कार्ड, स्पेड और क्लब। ठीक है, ये ब्लैक कार्ड होते हैं, ये भी 26, आराम से करते हैं, ये भी 26। अच्छा, किंग कितनी किंग कितने होंगे? किंग होगा 4। स्पेड का, स्पेड होता है काला, क्यों? स्पेड का किंग, स्पेड। हुकुम का बादशाह और चिड़ी का बादशाह, ये दोनों ब्लैक हो गए, क्यों भाई? हार्ट, हार्ट मतलब पान, पान का बादशाह। और क्या होता है? डायमंड, डायमंड मतलब चिड़ी, ईट, चलो भाई, ईट, ईट का बादशाह। तो दो रेड बादशाह हैं, दो रेड किंग हैं, तो कॉमन वाला मामला फंसेगा ना। क्या बोल रहा है? किंग आए, और मैं हमेशा इस यूनियन के फॉर्मूले का सहारा लेना, रेड आए। अभी हमें कुछ नहीं पता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह कुछ नहीं पता, हम अपना सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। कितने कार्ड होते हैं टोटल? 52। किंग कितने होते हैं? 4। एक किंग निकालना है, एक किंग निकालना है, तो 4 में से एक किंग निकाल लें, 4/52, बताओ, प्लस एक रेड कार्ड निकालो। रेड कार्ड कितने? 26 में से एक रेड कार्ड निकाला, टोटल कितने कार्ड है? रेड किंग कितने? रेड किंग 2 है ना, हार्ड का और डायमंड का, हार्ड का और डायमंड का। कर लोगे? हाँ भाई, क्लियर है क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट इज क्लब और डायमंड। सोचो, मैथ्स हटा दो दिमाग से, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचो, या तो क्लब का पत्ता होगा या डायमंड का होगा एक पत्ता, कॉमन हो ही नहीं सकता। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बोलो भाई। अच्छा, ये इवेंट अगर हम तुमसे पूछें कि किंग आए, एक पत्ता किंग का आए या रेड का आए, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि रेड किंग कॉमन आ रहा है और इंडिपेंडेंट भी नहीं। एक ही पत्ता निकाल रहे हो तो अभी कुछ बोल ही नहीं सकते, इंडिपेंडेंट में एटलीस्ट 2 इवेंट होनी चाहिए, तब तो कंपैरिजन होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये थर्ड टाइप ऑफ इवेंट होगी, तो इस बात को ध्यान रखना कि एक थर्ड टाइप ऑफ इवेंट भी होती है, क्लब एंड डायमंड। क्लब एंड डायमंड का आना इज द, क्लब आए या फिर डायमंड आए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्लब आए या फिर डायमंड आए, क्या ये फॉर्मूले पे एग्री हो? क्लब के कितने पत्ते होते हैं? 13, 13/52, और डायमंड के 13,
1/4, 1/4, 1/2। ठीक है, सोचो, आराम सोचो। किंग और क्वीन, किंग और क्वीन में कुछ कॉमन होता है, एक ही पत्ता निकाल रहे हो, तो किंग और क्वीन आना इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। किंग यूनियन क्वीन, तो पीके प्लस पीक्यू। जरा बताओ पीके, किंग कितने हैं? 4, 4/52। क्वीन कितनी होती है? 4। दैट्स इट। ठीक है ना? और एक बार फिर से अपने आप ये क्वेश्चन करोगे तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फाइनल हो जाएगा। किंग और एन एस क्या कुछ कॉमन होगा? किंग में और इक्के में कुछ भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। किंग कितने होते हैं? 4। एस कितने होते हैं? 4। दैट्स इट। अब देखो स्पेड और क्लब, आई थिंक स्पेड और क्लब में कुछ भी कॉमन नहीं है, कर लोगे अभी ये? स्पेड यूनियन क्लब, स्पेड के 13 पत्ते, क्लब के 13 पत्ते, नाइदर हार्ट नॉर अ किंग, ये अच्छा पार्ट है। अब सोचना, नाइदर नॉर मतलब एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ना तो किंग आए ना ही हार्ट आए, बीच में क्या लगा दें? नाइदर नॉर में क्या लगा दें? और अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ, बताओ जरा तुम ही लोग, अगर हम पूरे पे बार बनाना चाहें तो क्या बना दे बीच में? अब सोचो, अब मेरे ख्याल से आसान है, ना तो हार्ट आए ना किंग आए, ना हार्ट आए ना किंग आए, क्या इसको हम ये लिख दें? चेक करो। हाँ भाई, ये डिस्कस करा था ना, एटलीस्ट एक आए वो घटा दो, तो ना तो हार्ट आएगा ना किंग आएगा। और अब यहां फॉर्मूला लगा देते हैं, हार्ट किंग में कॉमन हो सकता है, हार्ट, H फॉर हार्ट, K फॉर किंग, बताते चलो। अब हार्ट, एक पत्ता निकाल लो, हार्ट के कितने कार्ड होते हैं? 13। किंग, किंग कितने होते हैं? 4। हार्ट का किंग एक ही होता है, 2 नहीं होते। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन करा जा सकता है, चेक करो और एक बार फिर से करना सोच के, बिना सोचे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई, बहुत ध्यान से देखो। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोस। इमेजिन करो ये काम तुम कर रहे हो, एक कॉइन तुमने टॉस कर दिया, और साथ में करो या 1 बाय 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम कैलकुलेशन है। एक कॉइन टॉस करा और एक डाई थ्रो कर दिया, कुछ भी बताओ, रैंडम कुछ बताओ क्या आया, क्वेश्चन भूल जाओ। मान लो हेड आ गया और डाई में 6 आ गया, या हेड आ गया डाई में 1 आ गया, सोच सकते हो, सिंपल बात है। हाँ भाई सोच रहे हो ना? अब क्वेश्चन पे आओ। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम विल बी अ हेड और, अब पकड़ रहे हो, और अ नंबर ग्रेटर देन 4, या तो हेड आए और मतलब यूनियन, नंबर जो आए 4 से बड़ा है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। एक डाई थ्रो करा, एक कॉइन टॉस करा, बताओ कॉइन टॉस करा, हम बता रहे हैं तुम्हें, टेल आया, बताओ डाई में क्या आएगा? बोलो, कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी आ सकता क्या है। ये इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है ना? इंडिपेंडेंट है तो ये लास्ट में क्या आता है? दोनों का इंटरसेक्शन आता है, और हमने ऑब्जर्व कर लिया इंडिपेंडेंट है, तो हम क्या कर दें? इनको मल्टीप्लाई कर दें। बोलो चलेगा? हाँ भाई बताओ, चलेगा?
डाई में हेड आने की, कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और 4 से ज्यादा बड़ा नंबर क्या आएगा, 5 और 6 ही तो आएगा। डाइस के का सैंपल स्पेस 6, 2/6 मतलब 1/3। दो बटे तीन। तो आराम से समझना है, समय देना है, कुछ भी नहीं होता है। बस ये है कि तुम लोग बहुत जल्दबाजी में करते हो, बाकी मैथ्स के टॉपिक जल्दबाजी से हो सकते हैं, यहां पे थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से 15-20 सेकेंड आराम से सोचो तब करो, क्योंकि कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ए एंड बी आर टू इवेंट। अच्छा, कुछ नहीं दे रखा है, ए और बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो हमारे दिमाग में चल रहा है क्या ये थर्ड टाइप है, कुछ नहीं दे रखा है, इट मींस थर्ड टाइप है। पी ए बार दे रखा है, दैट इज ए बार, तो बताओ जरा पी ए निकाल लोगे, पी ए आ जाएगा 1 - 4/5 मतलब 1/5। पी बी दे रखा है, तो पी बी बार निकाल सकते हो, बताओ जरा पी बी बार क्या आएगा, 1 - 1/3 विच इज, अब याद आया ये क्या है, पी ए गिवन दैट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, एंड दैट इज इट्स फॉर्मूला इज, ये फेवरेबल केस होता है और नीचे जो लिखा है वो सैंपल स्पेस हो जाता है हमारा, ओके, एंड दैट इज 1/6। देन पी ए इंटरसेक्शन बी बताना है, तो मेरे ख्याल से तुम यहां से बता सकते हैं, देखो जरा इस फॉर्मूले से, पी ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूले से देखो क्या आएगा, पी ए गिवन दैट बी इनटू पी बी। व्हाट इज पी ए गिवन दैट बी, 1/6, व्हाट इज पी बी, 1/3, पी ए यूनियन बी, हमें कुछ नहीं पता है इवेंट के बारे में, तो पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूले लग रहे हैं फटाफट। व्हाट इज पी ए, 1/5, व्हाट इज पी बी, 1/3, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी आई थिंक निकाल लिया हमने 1/18, तो जो भी आंसर आए, क्या इसका फॉर्मूला पता है, पी बी गिवन दैट ए, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, क्या सेम आता है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हम लोग 1/18। व्हाट इज पी ए, व्हाट इज पी ए, पी ए इज 1/5, ठीक। क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, ध्यान से देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर ए बी आर इंडिपेंडेंट, तो इसके लिए क्या करना होता है, ये बड़ा पॉपुलर टाइप है, तुम निकालो पी ए इंटरसेक्शन बी जो कि दे रखा है, अगर वो पी ए इंटू पी बी के बराबर आ गया तो बताओ क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जरा बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है बोलो, और पी ए क्या है, व्हाट इज पी ए, 1/5, एंड व्हाट इज पी बी, बराबर नहीं आ रहा है ना, बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इंडिपेंडेंट नहीं है, नो। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, क्या आगे से इस टाइप के क्वेश्चन करे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इसका मतलब थर्ड टाइप ऑफ इवेंट, क्यों भाई, ये बात क्लियर है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, व्हाट इज दिस, एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन दे रखा है, मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं, पी ए और मतलब यूनियन, क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस, मेरे ख्याल से कर लोगे कैलकुलेशन, तुम लोग कर सकते हो। अब ये क्या लिखा है, नॉट ए नॉट बी, ना तो ए सेलेक्ट हो एंड ना ही बी सेलेक्ट हो, मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू डे मॉर्गन्स लॉ
यूनियन लगा दो, अब तो रट गया होगा यार, ये याद हो जाना चाहिए। कर लोगे ये क्वेश्चन? वैल्यू रखना है, फटाफट आंसर निकाल लेना। ओके, कर लोगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछे भी गए हैं। इफ 5 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द दीज डिजिट, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिपीटेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होता है जब 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अच्छा, कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? जब इवन नंबर हो, लास्ट डिजिट इवन आए। और कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? जब सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिविजिबल हो। कितनी डिजिट दे रखी है? पहले तो हम सैंपल स्पेस निकालेंगे। विदाउट रिपीटेशन कितने 5 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं? 6 डिजिट हैं और 5 डिजिट नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5। पहले प्लेस पे 0 अलाउड नहीं होता है। पहले प्लेस पे क्या अलाउड नहीं होता है? 0। बाकी कहीं 0 आ सकता है। तो बताओ जरा, फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 5। विदाउट रिपीटेशन है तो जो नंबर यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, लेकिन 0 यहां आ सकता है। तो 5 4 3 2, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल होता है। 1 नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? अब नंबर डिविजिबल, अब हम फेवरेबल केस की बात कर रहे हैं। बहुत आराम से, बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें 3 से डिविजिबल बनाना है। 3 से डिविजिबल तब बनेगा जब सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो। जरा 0 हटा दो, एक बार 0 को थोड़ा एक्सक्लूड करके बात करते हैं। 9 9 3 12 12 3 15। मेरे से 1 2 3 4 5 ऐड करके देखो 15 आ रहा है। और 1 2 3 4 5 से नंबर हम बनाते हैं तो वो डिजिट्स का सम 1 2 3 4 5 15 आएगा। और वो इवन भी होनी चाहिए। इवन होनी चाहिए इसका मतलब लास्ट प्लेस के लिए 2 चॉइस होंगी। क्या एग्री हो? या तो 2 आए या 4 आए। अभी हमने 0 हटा रखा है, सिर्फ 1 2 3 4 5 से बना रहे हैं। अब बताओ, एक नंबर आ गया, लेट से यहां 4 आ गया, तो कितने डिजिट्स बचे? 4। 4 डिजिट 4 प्लेस पे कैसे अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल से। बोलो भाई, 4 प्लेस पे 4 डिजिट कैसे अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल बेस से। अब क्या कर लें? अभी हमने 0 हटाया था, अब 0 इंक्लूड करो। कॉमन सेंस की बात है, 0 इंक्लूड करोगे तो 3 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तभी तो यार सम देख लो, 0 इंक्लूड करा, 3 एक्सक्लूड कर दिया। अब देखो सम 12 आ रहा है। अब क्या करना है? इवन नंबर बनाना है। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 1 2 3 1 2 3 4 5। अच्छा, जब 0 आ जाता है तो यार हमारी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि 0 हम यहां पे नहीं डाल सकते। तो एक केस बना लो जब 0 तुम लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दो। 0 यहां फिक्स कर दिया, ये 0 इज अ नंबर। अब कितने डिजिट्स बचे तुम्हारे पास? 4 डिजिट बचे। 4 प्लेस पे अरेंज कैसे करोगे? बोलो। अब एक केस बनाओ जहां पे लास्ट डिजिट के पास क्या ऑप्शन है? देखो जरा, 1 2 3 4 5। लास्ट डिजिट 0 तो ले लिए, लास्ट डिजिट 2 या 4 आ सकती है। बताओ, 2 ऑप्शन। अब तुम पहले प्लेस पे आ जाओ, यहां 0 नहीं आएगा। तो सपोज कर लो यहां 4 आ गया है, तो अब यहां के लिए कितने ऑप्शन बचे? 3। अब देखो 3 डिजिट बची, 3 डिजिट बची, 3 ऑप्शंस हैं, 3 प्लेसेस हैं।
निकालो जरा आंसर मैच कराओ, क्या आंसर आ रहा है। इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। सभी लोग चेक करो जरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ये सब एक हिंट समझो। An experiment result in 4 possible outcome S1, S2, S3, S4 with probabilities P1, P2, P3, P4. Which of the following probability assignment is possible assuming these are mutually exclusive? अच्छा ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में उनके नंबर से कुछ नहीं बताया सकता। हम ये बोल सकते हैं इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक बात तो श्योर है, किसी एक्सपेरिमेंट में कितनी भी इवेंट्स हो, किसी एक्सपेरिमेंट में कितनी भी इवेंट हो, उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो 4 इवेंट्स हैं, जरा सारी ऐड करो, क्या आ रहा है? 40, 50, 1 से कम आ रहा है। 1 से कम भी नहीं आ सकता, 1 से ज्यादा भी नहीं आ सकता। ये 1 से कम आ रहा है, देखो। और ये तो बहुत बड़ी गलती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। बताओ, इसको जरा ऐड करो, 20, 80, ये भी 1 से ज्यादा आ रहा है। इसको ऐड करो, 50, 50। याद रहेगा ये टाइप। 2-3 क्वेश्चन इस तरह पूछे जा चुके हैं जहां सीधे सम करके 1 चेक करना था या 1 रखना था। क्लियर है? तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट की कुछ प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं इवेंट्स की, तो उनका सम 1 से कम नहीं आ सकता, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो। इन थ्रोइंग 3 डाइस, सोचो 3 डाइस है तुम्हारे पास, फेंक सकते हो। जरा बताओ, सबसे पहले हम बात करते हैं। 3 डाइस अगर थ्रो कर रहे हो तो एक डाइस में 6 नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है, दूसरे में भी 6 नंबर्स में से कुछ भी, तीसरे में भी 6 नंबर्स में से कुछ भी। तो क्या 6 क्यूब इज द सैंपल स्पेस? बोलो। अब बताओ, दैट एटलीस्ट 2 ऑफ 3 नंबर्स ऑब्टेन्ड आर सेम। सोचो, अब कुछ भी सोचो, कुछ पर्टिकुलर इवेंट सोचो। कम से कम दो नंबर सेम आने चाहिए। कम से कम 2 नंबर सेम आने चाहिए। क्या ये समझ रहे हो? कम से कम 2 नंबर सेम आने चाहिए। आ सकते हैं ना, 116, 226, 224, 336। सोच रहे हो? या एटलीस्ट का मतलब तीनों भी सेम आ सकते हैं। 666, 111, 222, 333, 444, 555। एक बार ट्राई करते हैं ऐसे। पहले हम तीनों सेम कर लें, इसमें कम केसेस बनेंगे। 6 केस हुए, बोलो भाई। अब सोचना, 2 नंबर सेम एक डिफरेंट, कितने नंबर होते हैं डाइस में? 2 नंबर सेम एक डिफरेंट, बोलो। 2 नंबर सेम एक डिफरेंट, और ये नंबर 1 2 3 4 5 6 ही होंगे। वन 1 2, 2 2 5। अगर यहां पे यार कितनी चॉइस है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 चॉइस है, बोलो। और जो नंबर यहां आया 1 1 अगर आ गया तो इसके लिए कितनी चॉइस बची? 5, 2 3 4 5 6। तो क्या ऐसे 30 केस बनेंगे? और 6 इधर, कितने हो गए? 36 केस। 6 इधर और 30 इधर। 36 बाय 6 क्यूब, आई थिंक 1/6। क्यों? देख लो। हाँ भाई, ये बताओ कि एटलीस्ट 2 नंबर सेम आए। क्या इसको हम ऐसे कर लें कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 नंबर्स आर डिफरेंट? बोलो। पहला डाई थ्रो करा। अच्छा, पहले डाई में तो कुछ भी आ सकता है, सोचो। जब तुमने पहला ही थ्रो करा तो कुछ भी आ सकता है। बताओ क्या आया? पहला थ्रो करा, कुछ भी, कोई भी नंबर बता दो। 2 आ गया। दूसरे में 2 नहीं आना चाहिए, क्यों भाई? और तीसरे में भी 2 नहीं आना चाहिए। अगर 3 डाई थ्रो करो तो इंडिपेंडेंट ही तो हुआ।
तो उनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर दें, पहले डाई में कुछ भी आ सकता है, बताओ पहले डाई में कुछ भी आ सकता है ना, बात तो हम सेकंड से ही करेंगे, सेम नंबर ना आए, दूसरे डाइस में जो नंबर इसमें आ गया है वो नहीं आना चाहिए, और तीसरे डाइस में, दो डाइस में जो नंबर आ गया वो नहीं आना चाहिए। बोलो, चेक करो जरा, दोनों से आंसर डिफरेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहला वाला गलत है। पहला वाला क्यों गलत है? क्योंकि हमने यहां पे एक कॉम्बिनेशन लिया है सिर्फ, यार ये कॉम्बिनेशन लिया है हमने, अरेंजमेंट नहीं लिया है, जबकि 3 डाइस होते हैं। तो यहां पे 1 1 2 के 3 केस बनेंगे यार, ए बी में हमेशा 3 केस बनेंगे, देखो ए बी, तो हमने जो सिर्फ ये 6 × 5 कितना करा, ये 30, इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 90 होगा, ये क्या होगा, ये 90, क्योंकि यहां पे हमने एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लिया है, ए बी ही लिया है, जबकि ए बी के 3 केस बनते हैं डाइस में। तो अब देखो 96 क्या हो जाएगा, ये 96 अपॉन 216, जरा निकालो क्या आ रहा है, 4/9। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो जरा, क्या लिखा है। 4 डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट कंसिस्टिंग ऑफ 10 आइटम्स, इसका मतलब 10 आइटम है, जिसमें से 4 कैसे हैं और बाकी 6 कैसे हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस लॉट वी सेलेक्ट 5 आइटम, 5 आइटम निकाले गए। The probability that there will be 2 defective among them, 2 डिफेक्टिव आए, इसका मतलब 2 डिफेक्टिव आए और 3 नॉन डिफेक्टिव आए। बोलो भाई, क्या एग्री हो? तो ठीक है, टोटल क्या हुआ, सिंपल है, सैंपल स्पेस क्या होगा, 10C5, 10 में से 5 कोई भी निकाल ले। अब बताओ आगे, 4 डिफेक्टिव में से 2 डिफेक्टिव निकाल लें, एंड 6 नॉन डिफेक्टिव में से 3 नॉन डिफेक्टिव निकाल लें। जरा पूरा आंसर निकालो, उसका क्या आता है, सभी लोग आंसर निकालें इसका, कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर आएगा 10/21। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो जरा, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फेस कार्ड, अच्छा फेस किस पे बना होता है, किंग पे, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, इस पे फेस बना होता है। तो ये कितने कार्ड हुए, 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल, एंड 10 कार्ड, 10 जिसपे 10 लिखा होता है, ऐसे 4 कार्ड होते हैं। आर रिमूव्ड, इनको हटा दिया गया है, तो कितने कार्ड हटा दिए गए, 16 कार्ड हटा दिए गए, 52 में से 16 हटा दिए गए, कितने कार्ड बचे, हाँ भाई पिक्चर बनाओ दिमाग में, 10 वाले सारे कार्ड हटा दिए, फेस वाले सारी क्वीन हटा दी, सारे जैक हटा दिए, सारे किंग हटा दिए। अब बचा क्या, अब हमारे पास इक्का बचा, एस बचा, दहली भी हटा दिए, क्यों, 9 8 7 6 5 4 3 2 बचे, सारे नंबर्ड कार्ड बचे 9 से लेके 2 तक, और इक्का बचा, 4 इक्के बचे। 9 वाले कितने कार्ड होंगे, 4, 8 वाले भी 4, 2 वाले भी 4, इक्के कितने होंगे, 4। पिक्चर बन गया दिमाग में पूरा, क्या है हमारे पास बचा हुआ। देन अ कार्ड, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक कार्ड निकाल रहे हैं रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, द इवेंट दैट द कार्ड इज एन एस, कितने एस बचे हुए, 4, पत्ते कितने बचे, आई थिंक दिस इज 1/9, बोलो, इक्का आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 है। कार्ड इज ऑफ हार्ट, हार्ट आए आराम से,
सोचना, हर एक सूट में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक 10 होता है, मतलब हर एक सूट से 4 कार्ड निकल गए, मतलब हर एक सूट में 9 कार्ड रह गए, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक 10, 4 कार्ड निकल गए, तो हर एक सूट में कितने कार्ड रह गए? 9। वो कार्ड हार्ट में कितने कार्ड रह गए? हार्ट में, स्पेड में, क्लब में, डायमंड में, सब में 9 कार्ड रह गए। सोचना पड़ेगा भाई, 9/36 क्या आ जाएगा? 1/4। द इवेंट दैट कार्ड इज ऑफ स्पेड, 9/36, विच होल्ड्स गुड। अच्छा, दिस इज द इवेंट ए। अब देखना, 9PA इज इक्वल टू 4PH, सही तो है क्यों भाई? 9PA इज इक्वल टू 4PH बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक है। A इंटरसेक्शन H, जरा एक बार चेक करते हैं, A इंटरसेक्शन H निकालते हैं। क्या हुआ A इंटरसेक्शन H? इक्का है, एस आए, और वो भी किसका है? हार्ट का है। हार्ट का इक्का एक ही तो है यार, पान का इक्का। ये बताओ जरा, स्पेड का इक्का है, बोलो सही है ना? ये क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? या तो इक्का है या फिर स्पेड है, ठीक है। आंसर आ गया है, लेकिन फिर भी स्टिल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। बोलो PA इक्का है, स्पेड आए, बोलो 1/4। ये क्या लिखा है? स्पेड का इक्का मतलब हुकुम का इक्का है, हुकुम के इक्के कितने? एक ही तो है। That's it. तो हम मान के चलते हैं, अब बेसिक बातें इंटरसेक्शन यूनियन की समझ में आ रही हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 सेट में देखेंगे कि ये चीजें 3 सेट में कैसे एप्लीकेबल होती हैं।